Hello everyone, today I am going to discuss most important topic which is very important and today I will discuss about the how to start UPSC preparation with college time because most of you या तो भी स्टार्टिंग पीरियड में होंगे कॉलेज के या फाइनल ईयर में होंगे या मिडिल में होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा इस बीच में प्रॉब्लम होता है कि हमें कैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक लॉन्ग जर्नी है अपने आप में और इसका प्रॉपर वे में प्लान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे। क्योंकि पता है जब समय निकल जाता है तो हमें समझ आता है कि नहीं मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, इतना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि बहुतों का सपना होता है कि इस यूपीएससी जैसे सर्विस में उसका तैयारी करके इस प्रोसेस में आकर के खुद के लिए और देश के लिए कुछ करने का। ठीक है, तो एक अच्छा ये स्टेज होता है इस चीज़ में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिगनर के साथ में कि वो किस तरह से इस जर्नी को स्टार्ट करें। उनको न एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है, ना बुक लिस्ट के बारे में पता होता है, न सही से उनको न्यूज़पेपर के बारे में पता होता है कि हमें करेंट अफेयर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो इससे पहले मैं बताऊं कि करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, उसको न्यूज़पेपर को कैसे करना है, मैं एक ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूं तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इस मुद्दे पे। तो बात यह है मैं इसको अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैं इस जर्नी से गो थ्रू हुआ हूं, अभी भी इस प्रोसेस में है। तो स्टार्टिंग पीरियड में कैसे होता है, क्या करना होता है, उस चीज़ को मैंने फेस किया है। क्योंकि जब समय निकल जाता है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट के बाद समझ में आता है कि काश हम ऐसे कर लिए होते, इस समय स्टार्ट कर दिए होते तो अभी शायद अच्छे पोजीशन पे होते या इम्प्रूवमेंट का एक बेटर स्कोप होता। क्योंकि जैसे क्या होता है कि अभी आप देख रहे होंगे जैसे टॉपर्स का, तो वो बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी किए, 7 मंथ में तैयारी किए, 1 ईयर लगा प्रोसेस में और हो गया। देखिए मैं जहाँ तक मुझे पता है कि एग्ज़ाम का ही होल प्रोसेस 1 ईयर का होता है और मतलब रेयर इन द रेयर केस में ही ऐसा होता है कि आप 1 ईयर प्रिपरेशन करो जस्ट हो जाए। क्योंकि होता है बहुत सारे ऐसे छुपाते हैं कि मैक्सिमम आपको नहीं भी तो 1.5-2 ईयर अच्छे से एक प्रॉपर वे में देना होता है। क्योंकि जैसे मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कोचिंग करते हैं। तो देखो जो डायरेक्ट कॉलेज से आ कर के कॉलेज से कॉलेज में अगर कुछ नहीं इस यूपीएससी के बारे में देखें और सीधे कॉलेज का फाइनल ईयर के बाद जब वो कोचिंग करते हैं या किसी का गाइडेंस लेकर के खुद से स्टार्ट करते हैं तो उनको एक बाद में समझ में आता है कि हाँ कॉलेज करने के बाद भी सारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं अब सेल्फ स्टडी का ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी किए बिना कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि कोचिंग आने जाने में उस चीज़ को आपको पता है कि कितना टाइम का इशू हो जाता है। फिर सेल्फ स्टडी आपको पता है कि सेल्फ स्टडी बेस्ट है और आपको वहाँ तक पहुँचाएगा ही। और ये भी रहता है कि क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है, तो इस पे भी हम लोग कभी बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको चलो एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटजाइज वे में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को स्ट्रेटजी बनाना है और इस चीज़ के लिए हम लोग को आगे कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं बुक लिस्ट पे भी हमने बता दिया है कि कैसे बिगनर्स को जो 2025 के लिए या 26 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कैसे स्टार्ट करना है। और देखो एक एक अच्छा एक करियर अपॉर्चुनिटी भी होता है और इसमें अगर सेकेंड बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी को प्लान ए लेकर के चलते हैं, प्लान बी भी लेकर के चलते हैं। क्योंकि होता है कि जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको पता है कि ये अपने आप में ये 4 ईयर का हो जाता है प्रोसेस, होल प्रोसेस। फिर कोई 3rd ईयर से आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है कोई यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं जर्नी, कोई इस बीच में ही स्टार्ट करते हैं। तो कब आपको प्रॉपर स्टार्ट करना चाहिए? देखो मैं एक मेरा सजेशन ये है कि अगर आप रियली में इस एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी में आना चाहते हैं, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना अपने आप को इन्हांस करो, जितने अपने आप को प्रिपेयर करो वो बेटर है। लेकिन होता है कि इंजीनियरिंग वाले का क्या करना चाहिए। ठीक है, और मैं इस चीज़ को अच्छे से समझा पाऊँगा। देखो बात क्या है कि कोई फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही अपने कॉलेज में जाते हैं उसी समय से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और कोई होता है कि 4th ईयर में आकर के या 3rd ईयर में आकर के स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ये जो 3rd और 4th ईयर का बीच का जो जर्नी है ये एक प्रॉपर टाइम होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए कि आपको सोचने में, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में
आपको पता हो जाता है, आप अपने करियर को लेकर के एक्टिव हो जाते हो, अपने करियर को लेकर के अवेयर हो जाते हो कि हमें आगे क्या करना है, किस फील्ड में हमको जाना है, ठीक है। और आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए भी बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा एक रास्ता रहता है। आप क्योंकि जो जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं वो आर्ट्स वाले ऑलरेडी कवर करते ही हैं, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड से जो आते हैं उनके लिए कुछ कुछ तो ठीक रहता है, ईजी हो जाता है। बट कुछ ऐसे जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ऐसे अननोन सा मिल जाता है इनको, ठीक है। और जैसे सोसाइटी जैसे पढ़ना है आपको, मेंस में कवर करना होगा, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। तो ये सारे चीज़, जैसे इकोनॉमी का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सारे कुछ-कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए न्यू हो जाते हैं, तो इस चीज़ को कैसे उनको कवर करना है, तो यही आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तक आप अपने खुद के कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हो, अपने आप के स्किल पे फोकस कर सकते हो, आपका जो ब्रांच है उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में एंट्री लेते हो तब आप सोचो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि अब अभी जो प्रोसेस हो गया है यूपीएससी का, आपको एक बैकअप प्लान लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से हर फील्ड में ऐसा होते जा रहा है, तो आपको बैकअप प्लान लेकर के चलना पड़ेगा। और आप ठीक है, लोग थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं मुझे तो करना है यूपीएससी ही। बट बाद में ये समझ में आता है कि नहीं, अगर बैकअप प्लान रहेगा, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन आपको कम होता है, तो आप ब्रेन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। और ब्रेन को जब अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तो जो आपका प्रिपरेशन रहता है उसमें चार चांद जिसको बोलते हैं ना, कि वो हो जाता है, और आपका प्रिपरेशन और भी इन्हांस हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस और किस तरह से आपको सोचना चाहिए इस पूरे फील्ड में एंट्री लेने से पहले, उस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे पेशेंस बना करके रखना होगा और अच्छे से सुनना होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब हम लोग एक स्ट्रेटजी में किस तरह से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे उसको प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू कॉलेज कमिंग स्टूडेंट के साथ ये हो जाता है कि अब बैलेंस कैसे बनाएं यूपीएससी की प्रिपरेशन, यूपीएससी प्लस कॉलेज के में, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में भी बहुत सारे असाइनमेंट करना है, बहुत सारे ऐसे डेली डेली और टाइम टू टाइम करिकुलम देखने को मिलता है, कॉलेज का टास्क करना है, कॉलेज के बहुत सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो वो सारा चीज़ जो होता है थोड़ा सा बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बताऊं कि अगर आप बिगनर हो तो आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, ठीक है। न्यूज़पेपर पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं न्यूज़पेपर को करते नहीं है। कोई तो होते हैं जो करते ही हैं, उनका कोई यहाँ पे नहीं है, बट किसी किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। और और जब इंटरेस्ट आता भी है तो उनको पता नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है, और 1 आवर, 1.5 आवर, 1:30 बोल सकते हैं, इतना मिनट दे देते हैं, ठीक है। और उनको बाद में समझ में आता है कि नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि यूपीएससी कॉलेज की प्रिपरेशन कैसे एक बैलेंस वे में करना है, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाना होगा यूपीएससी प्रिपरेशन और कॉलेज के स्टडीज़ में, ठीक है, जो कि एक अपने आप में चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है, एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, बट आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे होता है कि आप इसको टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दो, कि आप जब कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आप उसको अपना कॉलेज का टाइम छोड़ करके थोड़ा सा रेस्ट ले करके आप स्टार्टिंग के पीरियड में आप यूपीएससी को 3 आवर 4 आवर दो, ठीक है। और स्टार्टिंग में इतना अच्छा है, काफ़ी है, ठीक है। और इतना दो, फिर धीरे धीरे आप खुद टाइम को मैनेज कर पाओगे, और उस चीज़ में आपको मज़ा आने लगेगा, तो फिर अच्छा होने लगता है, ठीक है। और अपने आप टाइम को देखने लगते हो। तो ये चीज़ आपको एक स्ट्रक्चर और प्लान बनाना होगा, कि हमको आप अपने टाइम स्लॉट बांट लो, कि आपका कितना डेली का शेड्यूल है, आपका क्या प्रोसेस है, कब कॉलेज जाते हो, कब से कॉलेज से आते हो, आपके पास कितना, आप कितने सिंसियर हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मैटर करता है कि आप यूपीएससी को लेकर कितना सिंसियर हो, आपको करना क्या है आगे चल करके। तो ये सारा चीज़ एक फैक्टर हो जाता है इस स्ट्रक्चर प्लान बनाने से पहले, आपको डिसाइड करने से पहले, ठीक है। तो इतना पहले आपको एक स्ट्रक्चर प्लान बनाना होगा, डेली रूटीन पे फोकस करना होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे एक बनाना है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, सब बोलते हैं कि टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना, बट करना कैसे है, सबसे बड़ा बात ये हो जाता है। सबसे बात यह है कि जैसे आपके पास एक लॉन्ग पहले टाइम टेबल होना चाहिए, एक एक होल टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे आप एक लॉन्ग प्रोसेस लेकर के चलो, कि आपको मंथली आपका क्या टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और मंथली टारगेट में आपको यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि
आपको मंथली में ऐसे बनाना है, आपके आपको रूटीन करना है। जैसे कि सपोज़ आप स्टार्ट कर रहे हो एनसीईआरटी, ठीक है? क्योंकि आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना होगा जब आप बिगिनर हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी, तो आपको एक रिदम मिल जाता है, आपको अच्छा लगने लगता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये एनसीईआरटी पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम भी सफिशिएंट रहता है। तो आप जब इतना कर लेते हो ना, तो आपको एक इस प्रोसेस में ना इंटरेस्ट बन जाता है, और आप थोड़ा-सा ब्रॉडली किसी प्रोसेस को सोचते हैं। किसी जब आपका न्यूज़ में कुछ चल रहा होता है कुछ, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे बात करते हो, तो थोड़ा-सा ब्रॉडली सोचते हो, और वही मेंस में काम आता है, वो माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। तो जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हो मंथली, तो एक एनसीईआरटी आपको 1 मंथ तो एनसीईआरटी लिए तो 1 मंथ तो नहीं लगेगा। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ले लो एनसीईआरटी का, जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी या इन्वायरमेंट जो भी है। अब इसको 15-15 डे में डिवाइड कर दो कि इतना हमको चैप्टर इतना दिन में हमको कंप्लीट करना है जियोग्राफी। फिर फर्दर इसको चैप्टर में डिवाइड करो कि 7 डेज़ में मुझे 3 चैप्टर करना है, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे 4 चैप्टर करना है। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करके कंप्लीट करो, और जब छोटा-छोटा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप होता है, और फिर अच्छा लगता है, और आगे एक मोटिवेशन आता है। देन यही है इसमें प्लान कि एंड देन इस तरह से यूपीएससी एंड जो भी अलग आपका कॉलेज का असाइनमेंट है, उसको दोनों टाइम बैलेंस करके इसको कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इस तरह से एक बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड यू कैन डू इट ईजिली, ठीक है? आप धीरे धीरे करोगे तो हो जाता है। एंड देन ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसमें इंटीग्रेटेड यूपीएससी का प्रिपरेशन कॉलेज करिकुलम के साथ कैसे हम लोग को करना है। तो सबसे पहले आप टास्क आपको जो दिया गया है उसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है? और इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाई प्रायोरिटी हमको किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को देना चाहिए, ठीक है? और इसमें भी आपको दोनों कॉलेज और यूपीएससी को दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि कॉलेज में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको आपको अटेंड करना ही करना है, और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो नहीं भी अटेंड करे तो हो सकता है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हो, और इस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई करके आप यूपीएससी पे उस टाइम को यूटिलाइज करके फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना आपको टाइम को अच्छे से प्रायोरिटाइज करना होगा, तभी हो सकता है दोनों बैलेंस वे में, और आपको टाइम उसी के अकॉर्डिंगली एलोकेट करना होगा, ठीक है? देन फोकस करना होगा, अच्छे से फोकस करना होगा। फिर आपको प्रॉपर वे में रिवाइज़ करना होगा। रिवाइज़ के लिए भी आप उसको शेड्यूल बना लो कि मैं ये सिलेबस को, इस चैप्टर को इतना किया, तो उसके फर्दर 1 सप्ताह बाद, 4 दिन बाद इस चीज़ को रिवाइज़ करूँगा, फर्स्ट रिवीजन देन सेकंड रिवीजन। तो इस तरह से ये हो जाता है। और इस बीच में आपको बुक लिस्ट के बारे में, बुक लिस्ट जो है आपको कम से कम लिमिटेड सोर्स रखना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। जब आप इतना कर लेते हो, तो उसके बाद होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जब आप एकदम से प्रॉपर यूपीएससी के फील्ड में आ जाते हो। यूपीएससी के फील्ड में आने का कहने का मतलब ये है कि जब आप इतना टाइम जब डिवोट कर लेते हो 1 मंथ 2 मंथ, तो आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को समझ सके हो कि किस तरह से हम, मेरा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा चैप्टर से कितना ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि जो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं, वो इंडिपेंडेंटली नहीं है कि आप अलग अलग करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका आप हेल्प ले करके यूटिलाइज कर ही सकते हो, ठीक है? कहीं ना कहीं आप जियोग्राफी का हेल्प ले करके इकोनॉमी में पढ़ सकते हो, ठीक है? इन्वायरमेंट कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत हेल्प ले करके। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते ही है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? तो ये मैं बता रहा हूँ इसमें कि आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन सा चैप्टर जो है ओवरलैप कर रहा है। और इसमें भी आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि जो चीज़ ओवरलैप कर रहा है, वो वो होना चाहिए यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यूपीएससी का सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा इसको और डिटेल वे में, और एक वीडियो लाएँगे तो उस पे बताएँगे। और उस चीज़ में आपको थोड़ा-सा रट रट लेना है उस सिलेबस को, उसको ध्यान में रख लेना है कि जब आप पढ़ो कोई भी, अगर जब आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, जब आप बुक ही पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उतना ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक कहीं न कहीं जीएस 1 के जीएस 1 में दिया हुआ है, जीएस 2 में ये मेंशन किया हुआ है। तो इतना आपको थोड़ा-सा समझ के रखना होगा। और जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो ये मैंने बताया यहाँ पे एग्जांपल के साथ कि किस तरह से ओवरलैप करता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, ताकि आपका जो बर्डन है, ताकि जो आपको जो आप कवर कर रहे हो जो सब्जेक्ट को, वो थोड़ा-सा हल्का हो जाए आपके लिए, और आसान और अच्छा हो, ठीक है? तो ऐसे आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है? तो
फिर उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं नेक्स्ट कि कैसे आपको जब आपको सारा चीज़ हो गया, आप 1-2 मंथ दे लिए, आप स्ट्रक्चर वे में टाइम मैनेजमेंट कर लिए, आप प्लान बना लिए, ठीक है, आपको कौन सा टास्क को कितना प्रीफर करना है, कितना उस पर टाइम डिवोट करना है, वो चीज़ कर लिए। अब इस बीच में आता है कि कैसे हमको एक इफ़िशिएंट स्टडी टेक्निक यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप इफ़िशिएंट टेक्निक यूज़ नहीं करते हो तो सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि आप अच्छे से दोनों को बैलेंस नहीं कर पाओगे और कहीं न कहीं दिक्कत हो जाता है, और इसी तरह से कॉलेज भी निकल जाता है और फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मई-जून में एग्ज़ाम हो जाता है यूपीएससी का, और कॉलेज भी इसी के बीच में एंड होता है, ठीक है? तो ये यूपीएससी का प्री का अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगिनर जो होते हैं वो अपने स्टार्टिंग के टाइम पे ही इस यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठ जाते हैं, जब उनका प्रिपरेशन अच्छा होता है तो। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूपीएससी को और साथ-साथ कॉलेज को किस तरह से मैनेज करना है। तो आपको जैसे क्या है कि इस बीच में ना जब आप टेक्निक का यूज़ करो, एफिशिएंट स्टडी टेक्निक का, तो आपको पता है कि आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होते हैं, आपके कॉलेज में ग्राउंड फील्ड होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आप उस कॉलेज के रिसोर्स को किस तरह से आप यूपीएससी या अदर जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो आपको यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है? और जैसे लाइब्रेरी हो गया कॉलेज का, तो आपको पता है कि लाइब्रेरी में आप बैठ कर के यूपीएससी के जो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जो ऐसे कुछ न्यूज़पेपर हैं डेली का है, ठीक है? तो उस चीज़ को आप वहाँ पे बैठ कर के आप अपना उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ देना होगा, तभी अच्छा होगा और पॉसिबल होगा इस चीज़ को करने में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आपके क्या है कि एक्टिव लर्निंग का टेक्निक यूज़ करना होगा। इसी टेक्निक का ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसी का एक प्रोसेस है कि एक्टिव लर्निंग कैसे आप कर सकते हो, ठीक है? तो एक्टिव लर्निंग में यही है कि आपको पढ़ने के बाद आप 1 दिन में, 2 दिन में आप यूज़ करो, जैसे रिकॉल कैसे करना है, कितना फ़ास्ट करना है, और साथ ही साथ उस चीज़ को रिमेंबर करने का कोशिश करो, या कहीं जा रहे हो उस चीज़ को रिलेट करो। देखो सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं आज बता दे रहा हूँ जो कि मैंने फेस किया, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया था, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा था कि अगर मैं जितना टाइम दिया है इस फर्स्ट अटेम्प्ट को, अगर मुझे ये चीज़ पता होता तो मैं यूटिलाइज़ कर लेता, और वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये कभी भी मैं बता रहा हूँ अपना बारे में कि मैं अप्रॉक्स 100 ऐसे यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू देख चुका था अपने इस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, या उस प्रोसेस में भी देखते रहता हूँ, अभी भी अच्छा लगता है तो देखते हैं, ठीक है? तो बता सकता हूँ कि 100 प्लस ऐसे इंटरव्यू देख चुका था, लेकिन इसमें क्या था कि कोई भी ऐसे टॉपर ने ये नहीं सजेस्ट किया कि आपको रटना है, ठीक है? मैं रटना यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप उस चीज़ को रटना है, याद करना है, ये कोई नहीं। अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि कोई सजेस्ट करते हैं कि आपको याद करना होगा, लेकिन यहाँ पे रटना होगा, क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि आप तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कैसे किसी चीज़ को रटोगे? आपको बस एनालाइज़ करना है इस चीज़ को। एनालाइज़ एनालाइज़ कितना एनालाइज़ करोगे भाई? नहीं होता है, ठीक है? और एनालाइज़ करने से हमेशा काम नहीं बनता है। आप अगर रिकॉल ही नहीं कर सकते हैं, आप उस चीज़ को याद ही नहीं कर सकते, ना आप मेंस में लिख पाओगे सही से, और ना प्रीलिम्स में। अब तो प्रीलिम्स आपको पता है कि किस तरह से फैक्ट बेस्ड होते होते जा रहा है, तो ना आप वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। अब बस क्या होगा, तो आप होगे कन्फ्यूज़्ड, ठीक है? कन्फ्यूज़्ड मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इस चीज़ से हो चुका हूँ, ठीक है? तो आप बस कन्फ्यूज़ हो करके रह जाओगे। इस कारण से आपको याद करना होगा, फैक्ट को याद करना होगा, माउंटेन, रिवर को याद करना होगा। जब जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में आपको उस टाइम लाइन को याद करना होगा, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर को याद करना होगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको रटना होगा, याद करना होगा। मैं इस चीज़ को बार-बार बोल रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं समझोगे, जब आप एक अटेम्प्ट दे चुके होगे, तब आपको समझ आएगा, काश ये चीज़ कर लिए होते। तो मैं अभी के जितने अभी तक मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ में, ये जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होगा, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं हम लोग आगे कैसे हम लोग को करना है, ठीक है? तो आपको एक्टिव लर्निंग अच्छे से यूज़ करना है, एक्टिव रिकॉल यूज़ करना है, ठीक है? और रिपिटेशन और रिटेन इन्फॉर्मेशन को आप कितना अच्छे से बेटर वे में कर सकते हो, आपको रिटेन करना है और रिपिटेशन करना है, तब जा कर के याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे फ़ोकस्ड स्टडी सेशन क्या है और कैसे करना है, ठीक है? तो जैसे आप ब्रेक कर लो स्टडी को, ठीक है? और फोकस सेशन जैसे शॉर्ट टाइम रख लो, ठीक है? और आप जैसे मैंने बताया कि किस तरह से मंथली और वीकली आपको ब्रेक करना है, ठीक है? उसी तरह से आप इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो, और ब्रेक करने के बाद जो पोमोडोरो टेक्निक होता है, ठीक है? वो प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ये आप कब करोगे? जब आप अपने रूम पे बैठ कर के प्रिपरेशन कर रहे हो, देख रहे हो। आप एक डाउनलोड कर सकते हो ये ऐप, ठीक है?
तो मैं एक इसका इसके बारे में बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कुछ टेक्निक हेल्प नहीं करता। आप कुछ दिन 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन इतना तक आप रहते हो फोकस्ड, उसके बाद जो आपका डेली रूटीन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइफ में चीज़ें चल रही होती, बहुत सारी ऐसे प्रोसेस होता है, उस चीज़ को पूरी तरह से मेंटेन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा इस चीज़ पे तो नहीं कह पाएँगे कि आप कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लो, आप टाइम सेट कर लो, आप बैठे रहो, इतना थोड़ा-सा मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? प्रैक्टिकली, ठीक है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखो। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब देखो, जैसे आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना है, स्टे ऑर्गेनाइज। आपको रेगुलर जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको उस चीज़ को कैसे आप रिव्यू करो, ठीक है? फ्रीक्वेंट रिव्यू करना है आपको, और आप जो पढ़ रहे हो सच में बेनिफिशियल है कि नहीं, आप उस चीज़ को याद कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने अभी तक नहीं कुछ बोला है, और इस चीज़ को मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको तो पहले सिलेबस रख लेना है, ठीक है? प्लस में PYQ, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ को जब आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है? आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपने देखा जियोग्राफी में मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है? जियोग्राफी का रिवर पढ़ लिया, जियोग्राफी का टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक वाला पढ़ लिया, ठीक है? तो आप सिलेबस में देखो कि हाँ, वोल्केनो वाला चैप्टर पढ़ लिया, अर्थक्वेक वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो आप सिलेबस में देखो कि मेंस में दिया हुआ है जियोग्राफी में, ठीक है? दिया हुआ है। फिर उसके बाद मेंस का तो ठीक है बाद में देखना, बट प्री का देख लो कि हाँ, क्या प्री का किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जियोग्राफी सेक्शन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जियोग्राफी का एक जगह पे सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से आप देख लो कि हाँ, इस तरह से पूछा गया है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से बन पा रहा है कि नहीं, मेरा नॉलेज वहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा तो वो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा कि नहीं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से आपको रेगुलर रिव्यू करना है, और इस चीज़ को आपको ब्रेन में रीइंफोर्स करते रहना है, समझते रहना है, तब जा करके और ये बेटर वे में आप इसको कर पाओगे। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ कि बिगनर के लिए 25-26 के लिए किस तरह से होना चाहिए, तो और कितना आपको मिनिमम रिसोर्स रखना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है। तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल को वेल ऑर्गेनाइज वे में रखना है। आप चाहो तो डिजिटल नोट्स बना सकते हो, और अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डिजिटल नोट को प्रीफर कर रहे हैं, तेज़ी से प्रीफर कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने टाइम को अवॉइड करना चाह रहे हैं। जबकि थोड़ा सा होता है कि आपको फिजिकल वे में भी लिखना होगा, और नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, उस चीज़ को करो, और मटेरियल को थोड़ा सा सॉफ्ट रखो। इट मीन्स कि एक मिनिमम मटेरियल रिसोर्स रखो और उसको बार बार पढ़ो, ठीक है? न्यूज़पेपर 1-2 रख लो, 1 रखो, सफिशिएंट है। करेंट अफेयर करते रहो, देखते रहो, और मंथली करो, वीकली करो, ठीक है? तो इतना तो करना पड़ेगा। जब आप बोला जाता है ना कि टारगेट जब हाई किसी चीज़ का के लिए आप एक एम रखे हो, ड्रीम रखे हो, तो आपको थोड़ा सा एक इतना एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एंड लास्ट है कि आपको कैसे जो कॉलेज में ब्रेक होते हैं उसका यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है? और उस प्रोसेस को कैसे अट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो अब पता है कि आपको जो एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे ऐसे इस चीज़ में देखा जाता है कि आप साथ साथ जब कॉलेज में बहुत सारे ऐसे करिकुलम होते हैं, उस बीच में आप अपने कम्युनिकेशन को सुधार सकते हो, ठीक है? और आप अपने उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, और मैं इस कॉलेज की लाइफ को किस तरह से यूपीएससी में इन्हांस कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, ठीक है? तो ताकि आपका पर्सनालिटी डेवलप हो, पर्सनालिटी इन द सेंस कि आप आपकी स्किल बोलने के लिए आप कितना किसी डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो, टीम वर्क आपका कैसा है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ होता है कॉलेज से ही डेवलप होता है, क्योंकि 11-12 तक, 10th तक तो इतना कुछ अच्छा खासा फोकस नहीं हो पाता है, और उसके बाद जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो यहाँ से बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाता है, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको हमेशा अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखते रहना है, ठीक है? जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उस चीज़ को करो, ठीक, और लग जाओ, ठीक है? सो आई थिंक आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, एंड ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन का जो मैंने बताया कि किस तरह से आपको कॉलेज के साथ करना है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, और इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे धीरे धीरे आप, और भी वीडियो सोर्स लाएंगे तो आप उसमें देखते रहो और सब अच्छा होगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड सपोर्ट करें, अच्छा लगता है। सो